गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। खड़ा हो रुद्र, खड़ा हो, खड़ा हो। बोला था किसने? चलो अब इधर ध्यान दो, आवाज नहीं। ये गेट लगाओ दोनों, एनफ गेट लगाओ, पीछे से गेट लगाओ। भव्या, भव्या वो इम्प्लाइज लगाने का जो प्रथा क्या है, जो शौक भी नहीं है, गलतियां हैं, उसको कब सुधारोगे? पूरा पेपर आपका इम्प्लाइज से भरा रहता है, पूरा पेपर इम्प्लाइज से भरा रहता है, हर जगह इम्प्लाइज। अब नहीं लगाओगे? नहीं, जहां लगाना है वहां तो लगाना। अब नहीं लगाऊंगा मतलब ये नहीं कि लगाना ही नहीं है, जहां लगना चाहिए वहां लगाना है, जहां इक्वल टू का साइन लगना चाहिए वहां इक्वल टू का साइन लगाना है। तन्नू, आपको मिल गई नोटबुक? आप लास्ट में मिलके जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद। चलो एनीवेज, तो कल हमने स्टैटिस्टिक्स नहीं, परसों हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। कल हमने एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन किया था, अरिथमेटिक मीन, जिसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास, एनब एंड निशानी। व्हाट इज गोइंग ऑन? समथिंग इंपॉर्टेंट देन दिस? हाँ, तो अरिथमेटिक मीन निकालने के 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, डिस्कस नहीं किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एटलीस्ट नाम तो याद होने चाहिए। डायरेक्ट मेथड, दूसरा, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें से डायरेक्ट मेथड का पूरा काम खत्म हो गया। मतलब उसके 2 फॉर्मूले थे, हमने सीख लिए। एक फॉर्मूला है रो डेटा के लिए और एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, जिसमें से भी रो डेटा वाला आपको फॉर्मूला ऐसा याद होना चाहिए, बट इसके आने के चांसेस नहीं है एग्जाम में। आपको फ्रीक्वेंसी पीछे चलो, माइक निकल के पीछे चलो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ही क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर रो डेटा का क्वेश्चन आता भी है तो वो कम वेटेज का आएगा, लाइक 1 नंबर का आएगा, या एमसीक्यूज में आ गया तो आ गया। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेंथी क्वेश्चन आएगा करने का, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ही क्वेश्चन बनता है, और 3 नंबर का या 4 नंबर का जो बनेगा, तो उसमें नीचे वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे अगर हमको डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना है, ये वाला फॉर्मूला। तो याद हो गया बेटा, समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, वेरी इजी, ठीक है। और अगर रो डेटा होता तो समेशन एक्स आई एफ आई की जगह समेशन एक्स आई रह जाता केवल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज ही नहीं है उसमें, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई लिख दो तो भी ठीक है, नहीं तो इसकी जगह कैपिटल एन लिख दो तो भी ठीक है। चलो, तो सेकंड मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड। हेडिंग नोट डाउन करो, पहले एक बार ये लिख लो फॉर्मूला और फिर इसको डिस्कस करो। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। क्या? एक मिनट, क्या कह रहे हो? ये ए बुक में स्मॉल है, अज्यूम्ड मीन, ठीक है, स्मॉल कर दो। अगर बुक में स्मॉल है तो स्मॉल कर दो। स्मॉल ए है, चलो फिर स्मॉल कर, ठीक है, लिख लिया। यहां तक लिख लो। चलें, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा अब अपने को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी बनाई मिल जाए, ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं उस डेटा का अपन अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड से हम कैसे निकालते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि इस मेथड से क्यों निकालें,
डायरेक्ट मेथड में क्या दिक्कत है, मतलब इस मेथड को कब प्रेफर करना चाहिए किसी डेटा का मीन निकालने के लिए, और उस मेथड को कब प्रेफर करना चाहिए जो पहले सीखा। ठीक है, स्टार्ट करें। ये नोट हो गया यहाँ तक। एक बार मैं रीड आउट करके बता देता हूं अगर किसी ने गलत लिख दिया हो तो। एक्स बार यानी कि मीन इक्वल टू ए का मतलब यहाँ पे अज्यूम्ड मीन होता है। ए का मतलब क्या होता है, अज्यूम्ड। आपके बुक में स्मॉल ए है तो स्मॉल ए से मार्क कर दो, नो प्रॉब्लम। समेशन एफ आई डी आई, अब देखो वही बात है, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक है यहाँ पर भी, और आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक है। तो आप चाहो तो लिखो, लेकिन मैंने क्या कहा था कि प्रैक्टिकली उसको हम क्वेश्चंस में लिखते ही नहीं है, ओनली समेशन मार्क कर देते हैं। ठीक है, समेशन एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिक्स है। मीन में तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, चाहे से कैपिटल एन से मार्क करो, चाहे से फ्रीक्वेंसी कॉलम के टोटल से मार्क करो। ओके, कल आप भी नहीं आए थे, कहाँ गए थे, सब याद रहता है मेरे को, लेट आ जाते, कोई बात नहीं, और लेट आ जाते, खड़े हो ना, टिप्पणीकारों। और कौन था, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान, अगर लेट हो जाओ तो लेट भी आ सकते हो, अगर वैलिड कारण से लेट हो गए हो, भाई कहीं खेलने गए थे तो फिर लेट कैसे हो गए, आजकल तीसरा भी काम शुरू कर दिएगा, सो गए थे तो कुछ क्या, कुछ काम आ गया था जरूरी। चलो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ए का मतलब है, ए अगर आपने स्मॉल ए मार्क किया है तो स्मॉल ए लिख देना, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। और यहाँ पे बस एक चीज आपको नहीं दिख रही है, वो है डी आई। दैट मीन्स यहाँ पे एक कॉलम नया क्रिएट होगा डी आई वाला। ठीक है, एक कॉलम नया क्रिएट होगा डी आई। डी का मतलब आप लेके चलो डिफरेंस, डी का मतलब अब ये डिफरेंस का कॉलम क्रिएट होगा जिसमें अपन किसी का किसी से डिफरेंस लेंगे। अब किसका किससे डिफरेंस लेंगे वो अपने को समझना है। ठीक है, और उसका उस डिफरेंस वाले कॉलम को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करा के और फिर उसका टोटल यानी कि सम निकालें। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधे, फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाइए। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का, इसी को मैंने कंसिडर कर दिया। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपने को क्लास इंटरवल वाला कॉलम गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको एग्जाम में ये दो कॉलम गिवन होंगे, कौन से, एक तो क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी। भाई डेटा को अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करके दोगे तो क्लास इंटरवल बना के दोगे, और उस क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स फॉल होते हैं वो बना के दोगे। वो सब करना तो हमारा आगे का हमारा सॉल्यूशन पार्ट है। क्वेश्चन में आपको एक और ये दो कॉलम आपको बने बनाए मिलेंगे सारे क्वेश्चंस। ओके, मिल गए। अब अगर क्लास इंटरवल है तो मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो इस ग्रुप का क्लास मॉनिटर निकालना है जिसको अपन क्लास मार्क बोलते हैं, जिसको अपन xi से डिनोट कराते हैं। कैसे डिनोट कराते हैं, कैसे निकालेंगे, 10 और 25 का बिल्कुल बीचों बीच का वैल्यू। तो कैसे बताया था मैंने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 10 और 25 कितने होते हैं, 35 का एग्जैक्टली हाफ क्या होगा, 17.5। वेरी इजी, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के टिप्स पे रहती है, पेन भी उठाना नहीं पड़ता। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, क्या हम बार बार ऐसे ही करेंगे क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 लोग ट्रिक बताई थी ना कल। आप क्विकली पैनी नजरों से देखो कि सबकी क्लास विड्थ सेम है क्या, 10 से 25, 15 की क्लास विड्थ, 25 से 40 अगेन 15, फिर 15, 15, सबकी 15 की क्लास विड्थ है। और पैनी नजरों से ये भी चेक करो साइड एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70। दैट मीन जहां पे अगली क्लास खत्म हो रही है वहीं से पिछली क्लास खत्म हो रही है, वहीं से क्लास शुरू हो रही है। ओके, तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होनी चाहिए और क्लास विड्थ इक्वल होनी चाहिए, दो बातें मिल गई। अब आप क्या करोगे, जो इधर क्लास विड्थ है, क्या है इधर क्लास विड्थ, ऐड कर दो सब में, अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सब में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कब नहीं है, जब दो बातें, पहली चीज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो, दूसरी चीज सबकी क्लास विड्थ इक्वल हो। सबकी क्लास विड्थ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी। तो देखो 15 15 ऐड कर दो, 17.5 में 15 ऐड करेंगे तो 32.5 करके देख लो, 32 और 15 47, 47, 47 प्लस 15 इज 62 and 62 plus 15 is 77 and 77 plus 52 gives me 92। अब ज्यादा हम ये कर लेंगे कि आखिरी वाले का क्रॉस चेक और कर लेंगे। तो 85 और 100, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 185,
क्या हुआ बताओ, 185 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 0.5, यही आ जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है और सबसे स्पीडली करने का तरीका है। पहला वाला निकालो, आखिरी वाला निकालो, बाकी मत निकालो। अगर पहला वाला निकाल के आखिरी वाला मैच हो जाता है, दैट मीन्स बीचों बीच के सारे सही है, क्योंकि आखिरी वाला ही मैच नहीं होता अगर बीच में एक भी गलत होता। समझ गए? चलें। और अगर आपको तो नहीं सर मुझे तो मेक श्योर करना है, सारे के सारे करना है, तो वो आपकी चॉइस है। आप चाहो तो सबको चेक कर सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा, इससे ये आएगा, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ये मैंने एक ट्रिक बता दी जिससे आप क्विकली इस कॉलम को क्रिएट कर सकते हो। एक्सआई वाला कॉलम क्रिएट हो गया, एफआई वाला कॉलम पहले से ही था। अब अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करते तो क्या करते, एफआई इंटू एक्सआई, कल वाला जो मेथड था अगर उससे करते तो क्या करते, एफआई इंटू एक्सआई का कॉलम बनाते। कैसे, 2 इंटू 17.5 लाइक 35 हो गया, ये 3 इंटू 32.5 करते, फिर 7 इंटू 47, ऐसा कर करके ये कॉलम का टोटल लगाते और इस टोटल को इस 30 से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते तो मीन आ जाता। तो ये तो रहता मेरा डायरेक्ट मेथड, ये तो क्या रहता मेरा। अब अपन अभी क्या सीख रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो वो पहली बात तो प्रेफर कब करना है, पहले वो सुनो। देखो जब आ गया, जब एक्सआई वाला कॉलम, जब एक्सआई वाला कॉलम कुछ ऐसा है जिसका डेटा थोड़ा सा हैक्टिक है, कॉम्प्लेक्स है, इजी या सिंपल नहीं है, जैसे कि 77.5 को 6 से गुणा करना थोड़ा सा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोडक्ट बनेगा। फिर 62.5 गुणा 6, तो थोड़ा सा ये जो डेटा अभी मान लो ये डेटा ऐसे होता 3 7 2 5 6 9, तो मैं खुद कहता डायरेक्ट मेथड कर लो, तो मैं खुद कहता क्या कर लो, बड़ा आसान है ना, 2 3 जा 6 3 7 जा 21 7 2 जा 14 6 5 जा 36 6 जा 36 9 जा 50, मैं खुद कहता क्या कर लो। तो समझ गए डायरेक्ट मेथड कब यूज करेंगे, जब एक्सआई वाला डेटा इजी या सिंपल हो, प्लस उसको इससे प्रोडक्ट करना भी देखो टेक्स्ट पे पेन लगाना ना पड़े, फटाफट प्रोडक्ट होता जा रहा है, एफआई एक्सआई वाला देखिए कितने कॉलम क्रिएट बन हो गए, ठीक है। लेकिन अभी इस केस में ऐसा नहीं है, पन्ने पलटोगे इसे गुणा करोगे 747.5 जो आपका टिपिकल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है कितनी बार करोगे, और अभी इसको मान लो 5 सेकंड बाद 10 रोज की भी टेबल मिलती है, तो 10 बार वो करना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, प्लस उसमें एक भी अगर कहीं भी गलती कर ली तो आंसर मिसमैच होना है। मान लो 10 में से 9 में तो सही किया है, एक में ही गलती होगी तो गलती तो गलती, फाइनल आंसर तो मिसमैच होगा ना। तो उस वाले पोजीशन पे हम यूज करेंगे अगले दो मेथड्स, जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड और दूसरा सेट डेरिवेटिव, जिसका पहला मेथड स्टार्ट करना क्या होता है जान सकते, इसमें करना क्या होता है, हमको इस एक्सआई वाले कॉलम में से अपनी मनपसंद का कोई भी एक डेटा या कोई भी एक ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड मीन मान लेना कि यही मेरा मीन है, यही मेरा, जैसे कि इसने इस एग्जाम्पल में इस भाई साहब को अज्यूम्ड मीन मान लिया और उसको अपन ए से मार्क कर देंगे 47.5 को। अच्छा सर किसको मानना सही रहता है, नहीं बीचों बीच तो जैसे 2 आ गए, अब बीचों बीच तो 2 आ गए, कई बार बीचों बीच 2 भी मिलेंगे कभी एक भी मिलेंगे, देखो दो अप्रोच, जितना हो सके बीच में जाओ, एक्जैक्टली बीच में जाना कोई मतलब नहीं होता, मैंने क्या कहा जितना हो सके बीच में जाओ, प्लस वो एक्सआई जिसको प्रोडक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ये सबसे बड़ा नंबर है सर। अब हालांकि 7 से मल्टीप्लाई करना और 6 से मल्टीप्लाई करने को कुछ खास फर्क नहीं है, बट फिर भी 6 से मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है, तो इससे प्रोडक्ट करने में मुश्किल हो रही है, आपको देखने में पता चलेगा कि मान लो 17 तो मैं कुछ नहीं करता, 17 देखते ही मुझको ये मान यार 17 से कौन गुणा करेगा, जितना हो सके 2 है, जितना हो सके बीच में चलो, और दूसरा जिसके सामने वाला इससे थोड़ा बड़ा मिल जाए ताकि प्रोडक्ट करने में दिक्कत आए उसको ए मान, जैसे इसमें ये दोनों अप्रोच यूज करते हुए यहाँ पे इसी को ए मान है, ये बीचों बीच या जितना हो सके बीच में भी ये गया और उसके सामने की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इसने इसको क्या मान लिया ए, इसने क्या मान लिया इसको ए। अब एक नया कॉलम तैयार होगा एक्सआई की मदद से जिसका नाम है डीआई, डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर किस किस का डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस, इन सारी एंट्रीज का इस अज्यूम्ड मीन से डिफरेंस जो हमने माना,
इन सारी एंट्रीज ऑब्जर्वेशन का किससे डिफरेंस करना है, हमारे माने हुए अज्यूम्ड मीन से कितना डिफरेंस है वो चेक करना। कैसे, xi में से उस अज्यूम्ड मीन को माइनस कर, xi माइनस अज्यूम्ड मीन। xi कौन है 17.5, xi कौन है पहली रो में, xi कौन है 17.5, इसमें से कौन माइनस करना है अपने को 47.5। दूसरे को रो में भी xi है, ये xi तो है सारे, इन सब में से आपको अपना माना हुआ अज्यूम्ड मीन माइनस करना है। आप कुछ ऐसे शो मत करो, आप माइनस करना शो मत करो, आप जैसे कैलकुलेट मन में कर लो या पीछे कर लो, कहीं भी कर लो, रफली कर लो, बाकी आपको करना ही है। अब माइनस कर दूं मैं तो देखो 17.5 में से 47.5 गए तो माइनस के 30 बचेंगे, करके देख लो आप। 32.5 में से 40, छोटे में से बड़ा नंबर जा रहा है तो अगेन -15 नेगेटिव बचेगा, और खुद में से खुद माइनस हो जाएगा तो 0। तो जो रो में आपने माना है उसके सामने का डिवाइड कौन सा 0 आना है, और 0 into 7 तो 0 ही होना है। मैंने क्या कहा था कि कोई बड़ा नंबर मिलेगा जिससे प्रोडक्ट करने में आपको जोर आ रहा है, उसी को अज्यूम मीन मान लो, मान के उसका डी आई 0, और 0 से तो वो कितना भी बड़ा नंबर हो मल्टीप्लाई आपको 0 बनेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा बड़े नंबर से। समझ गए, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और जहां पे हमें अज्यूम मीन माना है उसके ऊपर की एंट्री हमेशा नेगेटिव आएगी, वो खुद एंट्री हमेशा 0 आएगी, और उसके नीचे की एंट्री हमेशा पॉजिटिव है, ये भी फिक्स। अगर डेटा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करेगी, ऑब्वियसली क्लास इंटरवल में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज मिलता है, तो फिर क्लास मार्क भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज मिलती है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो जहां जिस पोजीशन पे आपने अज्यूम्ड मीन माना है वहां पे डी आई 0 मिलेगा, उससे ऊपर नेगेटिव मिलेगा, उससे नीचे पॉजिटिव मिलेगा। यही कारण है कि बीचों बीच क्यों लेना चाहिए पता है, क्योंकि कुछ नेगेटिव एंट्रीज कुछ पॉजिटिव एंट्रीज, नेगेटिव से पॉजिटिव एंट्रीज कट जाती हैं और टोटल सम जो है नहीं, मतलब आप सुनो, अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं अगर ये 15-15 में बढ़ रहे हैं ना, ये भी 15-15 में बढ़ेंगे। हाँ, अगर वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहे हैं तो ये भी तो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे। देखो 15-15 में बढ़ रहे हैं, -30 में 15 जोड़ा, -15 -15 में 15 जोड़ा 0, फिर 15 फिर 30 फिर 45। ये क्यों 15-15 में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो भी 15-15 में बढ़ रहे हैं। हाँ ये भी बनेगी ना। अगर यहाँ वो तो शुरू से स्टार्ट हो जाती है, अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है और क्लास विड्थ बराबर है तो ये भी तो एपी है, ये भी तो एपी है, इससे ये एपी उससे वो है। समझ आएगा यहाँ तक। कुल मिलाकर डीआई वाला कॉलम रेडी यहाँ पर कोई डाउट है क्या, ये डीआई वाला कॉलम रेडी हो गया, कोई डाउट नहीं है। माइनस कर दिया सबको, 62.5 में से फिर 15 फिर 30 फिर हाँ, तो आप ये भी कर सकते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है मुझे पता है। आप ये कहना चाह रहे हो सर पहला निकाल के फिर इसी में 15-15 ऐड कर दे, कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी तो 15-15 का गैप है, तो डीआई वाले कॉलम में भी कितने का गैप होगा, 15-15 का ही गैप होगा। पहला निकाल लो आखिरी निकाल लो, दो को मैच करके बीच के एंट्रीज को खा जाओ, बस 15-15 ऐड किए जाओ, हो गया डीआई वाला कॉलम रेडी सभी का। अब सुनो, कर दूं इसको डिलीट कर दूं मैं। जब ये कॉलम रेडी नहीं करते थे डायरेक्ट मेथड में तो fi इंटू xi करते थे, आज की तारीख में xi वाले कॉलम को मैंने di वाले कॉलम से रिप्लेस कर दिया। अब xi नामक कोई चीज नहीं है, xi से तो नया कॉलम बन गया ना di। तो जब xi कॉलम होता था तो उस कॉलम का अब नहीं है ये, अब और इस जगह क्लियर है। जब di नहीं था तो fi किससे मल्टीप्लाई होता था, xi। अब xi ने तो अपने आप को खत्म करके नया कॉलम बना दिया, डिफरेंस ले लेंगे, तो अब xi का तो काम खत्म, अब di का काम शुरू। तो जो fi xi होता था आज की तारीख में fi di होगा। हमेशा जब नया कॉलम क्रिएट होगा तो पुराने कॉलम का रोल खत्म होता है, अभी स्टेप डेविएशन में एक और कॉलम क्रिएट होगा उसमें di का रोल ui। समझ गए ना, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो di कॉलम से fi कॉलम को मल्टीप्लाई कराना है, fi di ये लास्ट कॉलम हो जाएगा इस मेथड का। देखो मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, 2 इंटू -30। अच्छा ये इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़े इसकी गारंटी नहीं है भाई, इधर देख ले, ये इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़े इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है तो ये प्रोडक्ट ये नंबर तो अलग अलग हो सकते हैं ना मल्टीप्लाई करने वाले, ठीक है ना। इक्वल प्रोपोर्शन में क्लास इंटरवल बढ़ेगा गारंटेड है, क्लास मार्क बढ़ेगा गारंटेड है, डिफरेंस वाला कॉलम बढ़ेगा, लेकिन ये वाला कॉलम इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ने की गारंटी नहीं है। हाँ एक गारंटी जरूर है
कि जहां पे आपने UI अज्यूम्ड मीन माना है उसकी सीध में ये वाला कॉलम भी 0 रहेगा, उससे ऊपर नेगेटिव रहेगा और उससे नीचे पॉजिटिव रहेगा, इस चीज की तो गारंटी। ओके, करो मल्टीप्लाई करो। अब देखो कहां तो देखो इधर स्क्रीन पे, कहां तो 6 गुणा 62.5 करना पड़ रहा था और कहां 6 into 15 की टेबल याद है तो 15 6 9, तो इजी प्रोडक्ट हो गया ना, बताओ इजी प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो कर दो फटाफट प्रोडक्ट। 2 into -30 -60, 15 3 जा 45, 7 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 6 into 15 is 90 और 6 3 जा 18, 0 लगा दो 180, 6 into 45। अब एक आध प्रोडक्ट तो मिल नहीं सकता, ऐसा थोड़ा कि सारे ही बिल्कुल मेरे को तो इजी मिले। ठीक है, क्लियर है, तो ये प्रोडक्ट हो गया बेटा। अब वापस में उसी बात पे आऊंगा, जब ये कॉलम नहीं था तो ये भी नहीं था, तो क्या था, FI था। टोटल किसका लगाते थे फाइनली इसका, अब XI नहीं है तो FI भी नहीं है, तो FI की जगह कौन लेके बैठा है, तो जब FI का सम होता था उस पोजीशन पे आज की तारीख में FI का सम होगा समेशन FI इस कॉलम का टोटल लगाना है आपको, और ये टोटल लगाना थोड़ा आसान होगा, क्यों, क्योंकि कुछ टर्म्स तो पॉजिटिव आएंगी, कुछ टर्म्स नेगेटिव आएंगी। कई बार तो कुछ टर्म्स ऐसे कर जाते हैं नहीं बैठेंगे, लेकिन कई बार कुछ टर्म्स जैसे -45 लिखा तो नीचे नहीं 45 लिख जाता, ऐसे ही स्टार्ट आप उसको लो ना, ऐसा भी होता है ऐसी बात। ठीक है, अभी नहीं बोला की बात है, लेकिन इनको जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है ना, इजीली जुड़ सकता है। 60 और 45, 105 तो नेगेटिव है, पॉजिटिव कितने हैं 18 और 27 540 पॉजिटिव है, 105 नेगेटिव है, 540 में से 105 गए तो 430 पॉजिटिव। अच्छा ये नेगेटिव बच सकता है, घबराने की जरूरत है, और 0 भी बच सकता है, समझ गए, इसकी वैल्यू 0 नेगेटिव पॉजिटिव यानी सपोज हम ऊपर वाले में नेगेटिव है, उतने ही नीचे पॉजिटिव होते हैं, इधर प्लस 60 होता है प्लस 45 होता, तो -60 प्लस 60 कैंसिल आउट, -60 इधर सुन लो, -60 से +60 कैंसिल आउट, -45 से +45 कैंसिल आउट, अब वो 0 भी कैसे बचा, अभी फार्मूला हमने किया था, फार्मूला तो बताएं, पता है कब होता है, जब ये 0 बनता है तब कब होता है, जब आपने अज्यूम मीन माना वो एक्चुअली मीन था, समझे, आपने जो अल्टरनेटिव अज्यूम मीन मान लिया था ना इसमें से, वाकई में वो इसका मीन निकलता है, तो इसका समझिए बात, ठीक है, क्लियर है क्या, अब वो तो तुक्का लग जाएगा बात, लेकिन जरूर थोड़ी इसका मीन बैठा है, जरूर थोड़ी इसमें एक्चुअली इसका मीन बैठा है। अब मीन निकालने का फार्मूला अप्लाई करें, ये टेबल वाइज काम, मतलब टेबल वाइज काम, हाँ बोल क्या बोल रहा है मनन को, बोल 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 जल्दी बोल, तो फिर हम शुरू करें, तू भी तेरे मन में भी खटकती रहेगी बात की बोलूं बोलूं बोलूं, तेरे भी पेट दर्द करता रहेगा और उसके भी कान खुजली करते रहेंगे कि यार क्या बोल रहा था वो, और मेरा भी दिमाग खराब होता रहेगा, बोलते बोलते जल्दी बोल दे, नहीं तो उसको बोल दे, मैं पूछ ले इसको पूछ के बता दे, तुम बाद में ही बताना, अब बीच में मत बोलना, कह रहा है ना तू बाद में बताएगा पक्का, अब बाद में ही बताएगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, और फिर मुझे बता के जाना मनन क्या था। चलो तो फॉर्मूला किस किस को याद हुआ बच्चों, चलो अब इधर देखो, साइलेंट सुनो, फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ बच्चों, सुनो फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं, मुझे बताओ डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला याद है क्या, करान कल आया था ना, डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला याद है, बोलो, समेशन XI नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का बता, रो डेटा को तो भूल जा, वो तो आना ही नहीं है इस साल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हिसाब से बताओ, FI हाँ वैसे XI बोल सकते हैं, लेकिन तरीका जो है वो यूज करो, FI ठीक है, आगे डिवाइडेड बाय समेशन, समेशन FI बोलो, N नहीं बोलो, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से। अब सुनो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो सब लोग, इस XI को किससे रिप्लेस किया मैंने इस मेथड में, वेरी गुड, जो जो मैं पूछूं उसका जवाब दे, इसको किससे रिप्लेस किया आपने, इसीलिए आज की तारीख में समेशन FI देखो डिनोमिनेटर में कल भी था आज भी है, लेकिन न्यूमरेटर में जो समेशन FI होता था, XI को तो DI ने रिप्लेस कर दिया, तो आज की तारीख में कौन है, समेशन FI DI, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब सुनो, XI से DI आने की जर्नी आपने कैसे तय करी, माइनस कर करके, क्या कर करके, इतने सारे माइनस किए ना आपने, तो बैलेंस करने के लिए उसी अज्यूम्ड मीन को यहाँ पे जोड़ दो, कहने का मतलब है
हर एक एंट्री से assumed mean माइनस किया, फाइनल मीन में उसी assumed mean को छोड़ दो और बैलेंस समझेगा। अब इसका सम अगर 0 आता तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग ये 0 होता और जो assumed mean है वही एक्चुअल मीन होता। ठीक है, समझ आया कि फॉर्मूला याद हुआ क्या? a प्लस क्यों किया तूने, टेबल में माइनस क्यों किया तूने, किया माइनस, मैंने कुछ बोला नहीं बोला जोड़ इसको, क्योंकि बैलेंस तो करना पड़ेगा ना मैथ से भी। अगर आपने कोई चीज जोड़ी है तो उसको वापस उसी पोजीशन में लाने के लिए घटाना पड़ता है, घटाइए तो जोड़ना पड़ता है, मल्टीप्लाई करिए तो डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करिए तो अभी स्टेप डेरिवेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया, इनको मेरे को उस फॉर्मूला में ऐड कर दे। ठीक है, तो देखो ऐड कर दो, फाइनल आंसर इज ए क्या माना था हमने 47 पॉइंट, समेशन एफ आई डी क्या आया था 435, उसका सम 435 आया था, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई क्या है 30। अब आप इसको चाहो तो एलसीएम लेके करो, लेकिन आई विल सजेस्ट यू, आई विल एडवाइस यू कि एलसीएम मत लेना, उसको अलग से सॉल्व करके ऐड करना, वो ज्यादा आसान होगा कैलकुलेशन वाइज। तो 47.5 इसको ऐड कर दो, तो 3 से काटो, 3 1 जा 3, 13 हो गया, 3 4 जा 12, 15 हो गया, और एक 0 लगा हुआ है तो एक डेसिमल लग गया। ठीक है, 47.5 प्लस 14.5 कितना होता है 60। ये इस पूरे डेटा का मीन है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जो भी मीन निकालते हैं अपन या मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड तीनों चीजें हम जो निकालते हैं वो हमेशा इस एक्सआई वाले कॉलम का पार्ट होता है। किसका? एक्सआई वाले कॉलम का पार्ट होता है। मतलब ये 62 जो निकला है बेटा, ये 62 एक्चुअली इसका एवरेज है, इसका एवरेज है। ये जो डेटा है, ये जो डेटा दिख रहा है इसका एवरेज है, वो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल का पार्ट नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो इसकी रिपीटिशन है, 17.5 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, 32.5 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं, 47.5 मार्क्स लाने वाले 7 हैं, 62.5 लाने वाले 6, 77 लाने वाले 6, 92 लाने वाले भी 6, ऐसे करके 30 बच्चे हैं। तो 30 बच्चों का एवरेज है 62 मार्क्स ईच। सबके 62 मार्क्स कर दें तो वही सम बन सकता है वापस। मतलब सबके मार्क्स ले लूं मैं और सबको बराबर बराबर बांटने लगूं तो कितने मार्क्स बटेंगे बराबर सब में? 62। समझे क्या? 30 बच्चों को आप 62 मार्क्स दे सकते। हाँ बोलो 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 बोलो, बोल क्या डाउट है? बोलना नहीं बोल, ठीक है। समझ आया क्या? अज्यूम्ड मीन मेथड समझ आया? तो अब स्टेप डेविएशन मेथड भी आज ही करेंगे। शुरू करें नेक्स्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डोंट डाउट करो, इसी एग्जांपल में लेंगे हम उसको भी, सेम एग्जांपल, स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों हंसे तुम लोग? हाँ यही है ना, वो कल भी इसने बोला था ना। मुझसे जलस है क्या? विस्तार पी रहे हैं, मैं क्यों ना पी, जाके पी क्या। लीजा बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा आपका प्रीवियस टेस्ट में, क्यों? एंड विधि आपका भी, क्यों? पढ़ के नहीं आए थे? फिर क्या आपने पता है क्या मिस्टेक्स करी हैं? शायद आप नहीं करी हैं। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें से क्या कॉमन आता है? पाई आर स्क्वायर कॉमन आता है, बचता क्या है? एच प्लस, तो जो बचता है वो तो लिखा हुआ है, जो कॉमन लिया है वो तो लिखा ही नहीं है कहीं, इसकी वैल्यू इसके बराबर लिख दी। तो मैथमेटिकली ये दोनों वैल्यूज इक्वल है क्या? जो आपने कॉमन लिया उसको बाहर तो लिखो और फिर इसको सॉल्व भी कर दिया और आंसर निकाल दिया। तो जो कॉमन लिया उसको लिखो तो सही, और उस पर फाइनली उसको उससे मल्टीप्लाई तो करो। प्रॉब्लम है तो फिर कॉमन लेवल में लेना छोड़ दो, अलग अलग सॉल्व करो, फिर इसको अलग करो उसको अलग करो, वो भी एक तरीका है, पर वो लेंदी तरीका है। और आपने एक नहीं कम से कम 2-3 क्वेश्चन में ये काम किया है कि आपको जो कॉमन लेना है वो कॉमन आपने मन में ले लिया, उसको लिखा नहीं,
और जो बचा हुआ है उसको लिख दिया और उसको सॉल्व कर दिया, वही आंसर हो गया। तो ऐसा क्यों किया भाई? ऐसा कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? ऐसा कंफ्यूजन एक ही सूरत में हो सकता है, प्रैक्टिस नहीं करके आए हो, एज इट इज उठ के आ गए एग्जाम देने के लिए, तभी हो सकता है ऐसा। बताओ, ऐसा ही सीन था, पढ़ के आए थे फिर भी ऐसा हुआ। चलो, हाँ जी, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिख दिया सबने? हाँ, स्मॉल ए लगा दो, वो कोई इश्यू नहीं है। अगर बुक में स्मॉल ए है तो मेक इट स्मॉल। कुछ नहीं हुआ, तेरे सुर और ताल थोड़े से भटक रहे हैं। हाँ, ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मैं भी रीड आउट कर देता हूँ। एक्स बार बोले तो मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई। ये लो साहब, डी आई को अब यू आई ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय तो फिक्स है, कोई रोक ही नहीं सकता, समेशन एफ आई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एच, यहाँ पे लगा देना आपने, इनटू एच। ठीक है, लिख लिया एक बार आपने ये। अब देखो यहाँ पे यू आई का मतलब क्या है, लिखो वेयर यू आई इक्वल टू, जो हमने डी आई बनाया था, डी आई का कॉलम बनाया था पिछले वाले मेथड में, उससे एक कदम आगे चल रहे हैं, उस डी आई को एक एच नामक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। वो एच नामक नंबर एक्चुअली उस डी आई कॉलम का एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उसमें से मैक्सिमम क्या कॉमन निकल सकता है। जैसे मान लो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो उसमें 10 कॉमन निकल सकता है, या इवन 20 भी निकल नहीं, 20 नहीं निकलेगा, 30 में से 20 कैसे निकलेगा, 10 ही निकलेगा। ठीक है, मान लो 5 10 15 20 25 ऐसे है, तो 5 कॉमन आ सकता है, तो 5 एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, अभी इसी एग्जांपल में अप्लाई करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, और फिर हम देखेंगे आंसर दोनों से मैच करेगा। उससे जो 62 आंसर आया था, इससे भी वही 62 आंसर आएगा। 3 मेथड से 3 अलग अलग आंसर नहीं आएंगे भाई, याद रखना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेथड से अलग आंसर आएगा, 3 रास्ते हैं, ये पहुंचते एक ही जगह है। ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन नहीं, अप्रोक्स भी नहीं। अगर अप्रोक्स आ रहा है तो वो भी अप्रोक्स आएगा जो पहले मेथड से आया था, या तो तीनों ही अप्रोक्स आएंगे और तीनों एग्जैक्ट आएंगे। अगर एक एग्जैक्ट आ रहा है तो तीनों एग्जैक्ट है। ओके, अच्छा जी, इसको कब यूज करना है, आज चलते हैं एग्जाम्पल। वैसे तो मैंने कल डिस्कस कर लिया था कि अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है ना, और दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। तो मैंने आपको कहा था 2 तरीके के डेटा, तो एक तरीके का डेटा जिसमें एक्सआई इजी है, दूसरे तरीके का डेटा जिसमें एक्सआई कॉम्प्लेक्स है। तो एक्सआई इजी है तो डायरेक्ट मेथड, और एक्सआई कॉम्प्लेक्स है तो ये दोनों मेथड। अब इन दोनों मेथड में से आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यूज करो, प्रेफरेबल उसकी प्रेफरेंस सेट नहीं की जा सकती कि ये ज्यादा प्रेफरेबल है, ये ज्यादा प्रेफरेबल। हाँ, क्वेश्चन ने कह दिया इसी से करो तो फिर उसी से करना है। ठीक है, चले एग्जाम्पल पे, चलो। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, क्लास इंटरवल गिवन थी बोलो ब्रंच गिवन थी, इससे क्लास मार्क निकाल लिया था, और ये कॉलम भी ऑलरेडी गिवन था, इसका टोटल हमने लगा दिया था, ये गिवन भी होता है कई बार टोटल। ठीक, हमने डीआई कॉलम बड़े आसानी से तैयार कर लिया था अज्यूम्ड मीन मान के, इसको ए को अज्यूम्ड मीन माना था हमने, बोलो मान लिया था ना। ठीक है, अब डीआई के बाद एक नया कॉलम रेडी होगा यूआई, डीआई के बाद एक नया कॉलम रेडी हो रहा है यूआई। इस यूआई के बारे में जानकारी लो। यहां लिख देता हूं यूआई, वैसे फॉर्मूला में लिखा है अभी आपने, कैसे निकालते हैं यूआई को, डीआई वाले कॉलम को इन्हीं के एचसीएफ से डिवाइड करना है, इसी कॉलम के एचसीएफ से क्या करना है। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में कॉमन है, 15। कुछ नहीं कहा, क्या कहा आपने, क्या 45 सब में कॉमन है, 15 में से 45 कॉमन लेना जरा। उदित ने क्या बोला, उदित ने क्या बोला, 45 5, हाँ 5 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फैक्टर। तो 5 भी इनका कॉमन फैक्टर है, सब में से कॉमन निकाला जा सकता है। 15 भी इनका कॉमन फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट क्या है, 15। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकाल सकते हो निकालेंगे। ठीक है, समझ आया क्या, क्या जीरो, हर एक नंबर जीरो का फैक्टर होता है, तो 5 जीरो का भी फैक्टर है,
और 15 भी 0 का फैक्टर है, तो हाईएस्ट 15 है। ओके, और 0 इज द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। 0 हर एक नंबर का मल्टीपल है, हर एक नंबर 0 का फैक्टर है, क्योंकि 0 से कोई भी डिवाइड हो सकता है और 0 किसी की भी टेबल में आ सकता है। समझ गए? क्लियर? किसी की टेबल में 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 जा 0, 3 0 जा 0, 17 0 जा भी 0, 69 0 जा 0। ठीक है, क्योंकि अब मेरा सवाल का जवाब दे दे, काउंटिंग 1 से ही क्यों स्टार्ट करी तूने? ऐसे क्यों नहीं स्टार्ट करी? -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3, ऐसे क्यों नहीं स्टार्ट? आप 0 से करते हो, तो मेरा सवाल है -10 से क्यों नहीं करते हो? तो आप -10 से करते हो, तो मेरा अगला सवाल है -20 से क्यों नहीं करते हो? फिर -30 से क्यों नहीं करते हो? ठीक है, इधर देखो, तो हम 1 से इसलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट इज अ नेचुरल नंबर। बच्चे को काउंटिंग 1 से स्टार्ट करवाते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसको टेबल भी 2 1 या 2 से याद करवाते हैं। लेकिन टेबल 2 1 या 2 से लेके 2 10 या 20 तक सीमित नहीं होती, ये हम बड़े होकर सीख लेते हैं कि 2 11 जा भी कुछ होता है, 2 12 जा भी कुछ होता है। सिमिलरली 2 -1 जा भी कुछ होता है और 2 -2 जा भी कुछ होता है। वो जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सब 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 की टेबल में आ सकते हैं। ओके, चलो इधर आओ। तो इन सब का HCF यानी H की वैल्यू में 15 ले लूं, ले लिया, और यहाँ पे अज्यूम्ड मीन क्या लिया था आपने? 47 पर। ये दो वैल्यूज याद रखना बेटा, और ये दो वैल्यूज को हम मेंशन भी करेंगे यहाँ पे। जैसे ये A 47.5 है, तो मैं क्या लिखूंगा? लेट अज्यूम्ड मीन, ये मेंशन करना पड़ेगा टेबल के नीचे, जब अपन कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। लेट अज्यूम्ड मीन दैट इज A इक्वल टू 47.5, एंड इवन टेबल के बीच में भी उसको हम इस तरीके से मार्क कर दें तो बेहतर रहेगा, फ्लैश होता रहेगा। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका HCF हमने H बराबर पर एंड HCF ऑफ DI कॉलम, HCF ऑफ DI दैट इज, उसको स्मॉल h से डिनोट करा दिया मैंने। वो कितना आ रहा है वो तो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, तो 15 ही आ रहा है वैसे भी। हैंड्स अप, हैंड्स अप क्विकली। ये क्या हैंड्स अप वाला थोड़ा ना करना है तेरे को, वो जो कोई मिलिटेंट करता है। मिलिटेंट है क्या तू? ओके, चलो आओ। अब पहले XI को किसने रिप्लेस किया, और अभी DI को कौन रिप्लेस करने वाला है? UI। और UI कैसे निकालेंगे हम? इस DI को इन्हीं के HCF से यानी H से डिवाइड करा, यानी इसको भी 15 से डिवाइड, इसको भी 15 से, 15 से, 15 से, 15 से और 15 डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करके दिखाओ मत, वो कोई जरूरी नहीं है, भले मन में कर लो, लेकिन करना है, डिवाइड करके निकालना। तो डिवाइड करोगे ना तो आपको और भी इजी कॉलम मिल जाएगा, बिल्कुल नेचुरल नंबर या बिल्कुल काउंटिंग नंबर जैसा कॉलम मिल जाएगा, जिसमें बस नंबर्स काउंट हो रहे हैं। देखो -2, बोलो -1 0 1 2, दैट्स इट। अगर आपने HCF से डिवाइड किया तो, अगर अभी आप 5 से डिवाइड करते, उदित अगर आप 5 से डिवाइड करते तो भी इजी कॉलम बनता, लेकिन ये काउंटिंग नंबर्स नहीं बनते ऐसे, इतने इजी नहीं बनते, थोड़े थोड़े गैप में बनते। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा जितना कॉमन आ सकता है पूरा ही बाहर निकाल दिया, तो ये बिल्कुल इजी से काउंटिंग नंबर्स बन जाएंगे, नेगेटिव से स्टार्ट होकर कुछ पॉजिटिव पे खत्म हो। क्या UI तो सबका अलग, UI कॉलम है ना वो, तो ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है, ये U4 है। UI का मतलब क्या है? उनके DI वाले जो डेटा है उसको HCF से डिवाइड करना। अब DI वाला डेटा सबका अलग अलग है ना, तो उनको HCF से डिवाइड करेंगे तो सबका अलग अलग ही आएगा ना। ये सबके मार्क्स हैं, इधर देखो ये सबके मार्क्स हैं, हर एक बच्चे के अलग अलग है। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़। ये सबके मार्क्स है, सबके अलग अलग है। फिर ये उन मार्क्स का अज्यूम मीन से डिफरेंस है, तो मार्क्स अलग अलग है तो डिफरेंस भी अलग अलग था, और उस डिफरेंस को HCF से डिवाइड किया तो वो डेटा जो भी बनता है उसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे UI नाम दिया है वो भी अलग अलग आएगा। ओके, अब जब XI होता था तो FI इंटू XI, जब XI को DI ने रिप्लेस किया तो FI इंटू, और जब अब DI को UI ने रिप्लेस कर दिया तो यानी कि FI ने तो ये कसम खा ली कि मैं तो आखिरी कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, बीच के कॉलम से मल्टीप्लाई। जैसे XI ने DI, XI जैसे DI में कन्वर्ट हुआ तो XI का रोल खत्म हो गया था, FI XI से मल्टीप्लाई नहीं होगा डायरेक्ट मेथड में तो।
उसमें अज्यूम मीन मेथड में। तो अब स्टेप डेविएशन मेथड का मीनिंग है एक स्टेप और डेविएट कर दिया मैंने, एक स्टेप बढ़ा दिया जबरदस्ती, है ना। तो स्टेप डेविएशन मेथड में जैसे मैं DI से UI में आया तो अब DI का रोल भी खत्म हो गया। अब FI किससे मल्टीप्लाई होगी, आखिरी कॉलम जो भी है UI से, तो FI UI बना दो फटाफट से। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, बड़ा ही आसान होगा मल्टीप्लाई करना। 2 × -2 बोलते जाओ, then 3 × -1, 7 × 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा। और इनको जोड़ना उससे भी आसान होगा क्योंकि काफी छोटे से नंबर्स बन गए। देखो अभी तक 18 18 36 हो गए, तो 36 में से 7 गए तो 29। तो मैं क्या लिख दूंगा, समेशन, क्या कॉलम है ये, FI UI, समेशन FI UI। इसमें देखो आई नीचे होता है, इसको ढंग से लिखना एग्जाम में, समेशन FI ऐसे टेल में होगा, UI इनके सामने मत लिखना, ऐसे FI UI ऐसे नहीं लिखना। सामने का मतलब तो मल्टीप्लाई करना होता है, इसका मतलब तो होगा F × I × U × I, है ना। अगर हम सामने ही लिखते हैं ऐसे, इसको टेल में लिखना है नीचे की साइड। अभी अपन जल्दीबाजी में ऐसे लिखते हैं वो एक अलग बात है, बट एग्जाम में ढंग से लिखना है। तो क्या आया था टोटल बताओ, 29। अब स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालते हैं, चेक करते हैं सेम मीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 29 आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, तो करण बताओ फटाफट से, पिछले 2 मेथड में हमने मीन निकालने के कौन से फॉर्मूले डेवलप किए। पहले डायरेक्ट मेथड बताओ, मेथड फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ मैं स्टेप डेविएशन का आपको। डायरेक्ट मेथड से बताओ क्या फॉर्मूला है x बार का, x बार इक्वल टू समेशन FI XI, समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। फिर डायरेक्ट मेथड के बाद जब हमने शिफ्ट किया अज्यूम्ड मीन मेथड पे, तो मेथड टू मेथड में शिफ्ट करते टाइम चेंजेस क्या हुए वो खुद को पता होना चाहिए। खड़ा हो जा भव्य, खड़ा हो जा, और खड़ा होकर हाथ ही खड़े कर ले, तेरा क्या डबल प्रमोशन हुआ है। अज्यूम्ड मीन मेथड, मीन इक्वल टू, तो यहां से यहां आए कैसे हम, इस मेथड से इस मेथड में क्या किया हमने, माइनस किया, तो फॉर्मूला में प्लस करेंगे। फॉर्मूला में क्या कर देंगे, उसी क्वांटिटी को, ए को माइनस किया था आपने तो अब ए को जोड़ दो उसी फॉर्मूला में, ऊपर वाले फॉर्मूला में ए को जोड़ना है, दैट्स इट। ए को जोड़ेंगे तो XI नहीं लिखेंगे, बस वो कॉलम का नाम बदल जाएगा DI। तो क्या बनेगा, A प्लस समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI। अब जो इससे अगला मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, देखो फॉर्मूला याद करते हैं। इस मेथड से इस मेथड में आते टाइम आपने क्या किया, इस मेथड से इस मेथड में आते टाइम आपने क्या किया, जो नया कॉलम बना, जो नया कॉलम बना उस नए कॉलम को कैसे बनाया गया, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करके बनाया गया, डिवाइड किया ना DI को x से सारी एंट्रीज को। तो अगर आपने एक एक एंट्री को उठा के डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, x से मल्टीप्लाई कर दो x से। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, x बार इक्वल टू देखो a प्लस समेशन FI DI की जगह FI UI, कॉलम चेंज हो गया, डिवाइड तो हमेशा उसी से होता है, और ये जो है h से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे डिवाइड हुआ था, टेबल के अंदर डिवाइड हुआ था तो फॉर्मूला में मल्टीप्लाई, ये अज्यूम्ड मीन टेबल के अंदर माइनस हुआ था तो फॉर्मूला में प्लस होगा। डाल दूं वैल्यूज, चलो लेट्स पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। ए क्या लिया था हमने, वही 47.5, समेशन FI UI क्या आया था, 29 आया था, डिवाइडेड बाय समेशन FI तो फिक्स है 30, और h क्या लिया था हमने 15। अब देखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और 2 से काटेंगे तो वही 14.5 जो पहले आया था, 29 का आधा, और 47.5 में 14.5, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं है, वो का वही 62 आंसर है। आप डायरेक्ट मेथड से कर लेना, लेकिन अगर एग्जामिनर ने कहा है कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो आप डायरेक्ट मेथड से भले 10 बार करके आओ, मार्क्स आपको एक बार भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर जिद्दी हो तो चेक करने वाला महाजिद्दी है, ठीक है ना, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा जो आपका बिगड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। कल से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी भाई, कल से स्केल वगैरह लेके आना, टेबल वगैरह ढंग से बनाने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।